दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तुम्हारी गलत सोच के कारण ही आज घर के दो टुकड़े हो गए हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह सुबह लोग राम का नाम लेते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर रंजीता चाय पीते हुए भी परेशान थी। अपने एक बात गौर की, आजकल रवि देवर का फोन कुछ ज्यादा ही आ रहा है। कुछ तो बात उनके मन में होगी, वरना पहले तो माँ जी और आपसे बातें किया करते थे और मुझे तीज त्योहार पर ही फोन किया करते थे। मैं कह रही हूँ थोड़ा संभल के रहना, ऐसा न हो कि पैसों की जरूरत हो तो पहले से भूमिका बांधी जा रही है। क्या आपकी उनसे कुछ बात हुई है? रंजीता अपने पति संजय से कहती है। संजय बोले, नहीं, पैसों की तो कोई बात नहीं हुई है। हाँ, 2-3 महीने पहले ये जरूर कह रहा था कि रंजना रवि की बेटी की शादी की बात चल रही है तो उसमें मेरी मौजूदगी चाहता था। उस वक्त में बहुत व्यवस्था, इसलिए मैं जा नहीं पाया था। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? रंजीता बोली, मुझे लग ही रहा था जरूर कोई बात होगी, हो न हो, इसलिए वह फोन पर बार बार आपके लिए पूछ रहे थे। और निया देवरानी मुझसे कह रही थी, जेठानी जी आप रंजना के विवाह में शामिल होगी तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें आपसे पैसे नहीं, आपकी मौजूदगी चाहिए। आखिर आप उसकी बड़ी मम्मी हैं। उन्हें क्या लगता होगा अगर शादी तय हो गई तो हम पैसों से उनकी मदद कर देंगे। पर मैं पहले से कह देती हूँ, ज्यादा दानवीर बनने की जरूरत नहीं है। अरे माँ बाप ने पहले ही बंटवारा कर दिया था, अब उनकी किस्मत की उन्हें तरक्की नहीं मिली तो क्या उनके बच्चों की जिम्मेदारी हम उठाएंगे? संजय बोले, जो बात उसने कही ही नहीं है उसके लिए तुम पहले से ही क्यों परेशान हो रही हो? वैसे भी लड़कियों की शादी में 4 लोग मिलकर शादी की बात करने जाते ही हैं। फिर मैं तो उसका सासा हूँ, इस नाते वह मुझे ढूंढ रहा होगा। तुम चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा। इतना कहकर संजय चले गए। संजय तो चले गए, पर रंजीता इधर सोच के परेशान हो रही थी कि न जाने भाई से अकेले में क्या बात करेंगे और उसे क्या दे देंगे। तभी उधर से संजय की माँ विमला जी आई और बोली, बहू क्या संजय चला गया और ये किसकी शादी की बात चल रही है? मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। रंजीता मुंह बनाते हुए बोली, आ गई माँ जी, आपकी ही कमी थी। हाँ, वो काम पर चले गए और बात खुश हो तब तो आपको बताए, फिर आपको बताकर भी क्या हो सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आता, आपने हर चीज का बंटवारा जब पहले कर ही दिया है फिर भी हर परेशानी हमारे हिस्से में क्यों आ जाती है? आप भी तो देवर जी को छोड़कर हमारे साथ रहती हैं। विमला जी बोली, बहू ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मेरे रहने से तुम्हें परेशानी हो रही है? अरे पहले बच्चे से हर माँ बाप को लगाव के साथ उम्मीद रहती है, इसलिए मैं संजय के साथ रह रही हूँ, वरना रवि और निया के घर पर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। उनका जवाब सुनकर रंजीता अपने कमरे में चली गई। शाम में संजय ने रवि को फोन किया और बार बार फोन करने का तात्पर्य पूछा। रवि बोला, भैया हमने रंजना के लिए 2 लड़के देखे हैं, लड़के बहुत अच्छे हैं, परिवार भी बहुत अच्छा है। आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं तो मैं सोचा एक बार आप देख लेते और जान लेते तो मुझे तसल्ली होती।
मैं जानता हूँ आप बहुत व्यस्त रहते हैं, पर आपके अलावा और है कौन? पापा तो रहे नहीं, तो इस विषय पर आपकी राय जानना चाहता था। संजय बोले, देखो रवि, व्यस्त तो मैं रहूंगा ही। अगर परिवार और मन की संतुष्टि लेकर रहता तो आज तुम्हारे जैसी हालत होती और मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। मैं तुम्हारे साथ चल तो नहीं सकता। हाँ, लड़के की तस्वीर और उसका बायोडाटा मुझे मेल कर दो, मैं पढ़ लूँगा और उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करूँगा, फिर तुमसे बात करता हूँ। रवि बोला, भैया लड़की की शादी की बात है, वरना मैं आपको परेशान नहीं करता और फिर लड़के वाले भी हमारे बारे में पता लगाते हैं। संजय बोले, ठीक है, पहले तय कर लेते हैं, उसके बाद मैं चलूँगा और पैसों से जितनी मदद मैं कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँगा। बस ये बात अपने तक ही रखना। रवि बोला, भैया आपके आशीर्वाद से मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों लड़के बिना दहेज के रंजना से शादी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रंजना भी तो नौकरी करती हैं, फिर दहेज की तो बात ही नहीं उठती। बस आपका साथ होगा वही मेरे लिए बहुत है। इतना कहकर रवि ने फोन रख दिया। जैसे ही संजय घर आया, रंजीता बोली, आपने तो अपने भाई से जरूर बात की होगी, क्योंकि आपसे तो राह ही नहीं गया होगा। संजय बोला, तुम इतनी परेशान थी इसलिए मैंने उसे फोन किया, पर जो तुम सोच रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। रंजीता बोली, तो फिर क्या बात हुई? संजय बोला, रंजना की शादी की बात चल रही है, तो बस वो चाहता था मैं उसके साथ जाकर लड़के को देख लूं और अपनी राय दे दूं। रंजीता कुछ कहती उससे पहले ही विमला जी आ गई और बोली, क्या रंजना की शादी की बात चल रही है और तुम सबने मुझे बताया भी नहीं? मुझे रवि से ये उम्मीद नहीं थी। और बेटा, ईश्वर ने तुम्हें बेटी नहीं दी है तो कम से कम भतीजी की शादी में ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, ये बहुत पुण्य का काम होता है। रंजीता बोली, माँ जी आप क्या चाहती हैं? ईश्वर ने हमें बेटी नहीं दी तो क्या अपनी सारी संपत्ति दूसरों पर लुटा दे? विमला जी बोली, बहू रंजना कोई दूसरी नहीं है, इस घर की बेटी है। रंजीता बोली, वो इस घर की नहीं उस घर की बेटी है, हमारे घर बटे हुए हैं। विमला जी बोली, बेटा संजय, मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने संपत्ति का बंटवारा इसलिए किया था ताकि भविष्य में तुम दोनों भाइयों में कभी मन मुटाव ना हो। मुझे नहीं मालूम था कि बंटवारा होने के बाद भी तुम लोगों के मन बट जाएंगे। जो बहू सोचती हैं, क्या तुम्हारी सोच भी वही है? संजय ने कोई जवाब नहीं दिया तो विमला जी वहाँ से चली गई। अगले दिन विमला जी को रवि का फोन आया। विमला जी ने उससे शिकायत की। रवि ने माँ से माफ़ी मांगी और कहा, माँ मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाहता था कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है, आप उम्मीद बांध लेती, मैं बस आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। माँ बेटे में बात हुई। विमला जी पोती के लिए बहुत खुश थी। करीब एक हफ्ते बाद संजय अकेले हॉल में बैठा था। विमला जी आई और बोली, बेटा संजय, तुमने अपनी भतीजी की शादी के लिए क्या सोचा है? संजय बोला, माँ आप जो रवि की इतनी चिंता करती है वैसा बेचारा भी नहीं है वो। जब मैंने उससे मदद की बात की तो उसने कहा, मुझे आपका पैसा नहीं आपका साथ चाहिए। सोचिए उसमें कितनी अकड़ हो गई है। ये कहकर तो उसने मेरा एक तरह से अपमान ही किया। रंजीता अगर उससे खफा रहती हैं तो कोई गलत नहीं होती। विमला जी मुस्कुराकर बोली, बेटा उसके शब्दों पर नहीं उसकी भावनाओं पर जाओ, वो तुमसे पैसों की मदद नहीं
बल्कि साथ की उम्मीद रखता है। बेटा, साथ में पैसे कमाने और लेन देन करने वाले दो कहीं मिल जाएंगे, पर जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा तब यही भाई साथ रहेगा, ये याद रखना। तभी उधर से रंजीता आई और बोली, मम्मी जी, ये ज्ञान की बातें बस किताबों और फिल्मों में अच्छी लगती है। अगर कोई आगे से पैसा दे तो क्या कोई मना करेगा? वह तो इसलिए मना कर रहे हैं ताकि खुलकर अपनी मांग सामने रख सके। विमला जी मुस्कुराकर बोली, वह तो वक्त ही बताएगा बहू कि तुम्हारी सोच गलत है या मेरी परवरिश। इतना कहकर वह चली गई। विवाह की बात आगे बढ़ रही थी और रवि पल पल की खबर अपने भाई और माँ को दे रहा था। कुछ रोज बाद रवि का फोन आया कि लड़के वाले आगे से रंजना का रिश्ता मांग रहे हैं, तो हमने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। बस आप सब आशीर्वाद दीजिएगा। रंजीता वहीं बैठी थी। वह बोली, देवर जी, जब हमने आपसे कहा था कि मिलकर व्यापार करते हैं तो आपने मना कर दिया। अब आप हमसे क्या चाहते हैं ये खुलकर कहिए, वरना माँ जी कहेगी कि हमने आपसे पूछा नहीं। नेहा बोली, भाभी, हमें अपने परिवार से पैसों की मदद नहीं बल्कि आप सबकी मौजूदगी चाहिए। रवि बोला, भाभी, मैं तो कभी परिवार से अलग रहना भी नहीं चाहता था, पर परिस्थिति ने हमें अलग कर दिया। आप सबके आशीर्वाद से बेटी को दहेज देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ी है। तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? विमला जी ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुई। तो रवि बोला, माँ, भैया तिलक की तारीख तय करते ही आपको बताऊंगा। अपनी व्यवस्था से थोड़ा वक्त बेटी के लिए निकाल लीजिएगा और अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। आपका आशीर्वाद रहा तो ये भी फले फूलेगी। बस आप सबसे इतनी ही साथ रखता हूँ। इतना कहकर रवि ने फोन रख दिया। उसके फोन रखते ही विमला जी रंजीता से बोली, देखा बहू, भाई को तो बस भाई का साथ चाहिए, उसका पैसा नहीं, क्योंकि गलत फहमी को दोनों भाइयों के बीच में ला रही हो। अपनों के बीच में कैसी हार जीत, और अगर ऐसा है तो अपनों से हारने का ही मजा ही कुछ अलग होता है। रंजीता कुछ कहती उससे पहले ही संजय बोला, अब बस भी करो रंजीता, तुम्हारे इन्हीं कारणों से आज घर के दो टुकड़े हो गए हैं। कम से कम आने वाली पीढ़ी को मैं अलग नहीं होने दूंगा। माँ, मैं रंजना की शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा और आपको अपनी पोती के लिए जो करना है खुलकर कीजिए। आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं, पर परिवार का साथ और एकता ताऊ उम्र तक रहता है। इतना कहकर संजय वहाँ से चला गया।